नमस्कार। दिन भर की बड़ी खबरों में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ आराधना। आज इस बुलेटिन में बात होगी चुनाव आयोग पर राहुल गांधी के बड़े हमले की, सदन में कमांडो की तैनाती पर उठे सवालों की, देखेंगे क्या पीएम मोदी जाएंगे जेल, बिहार में जारी हुई वोटर लिस्ट को जानेंगे, कब होंगे उपराष्ट्रपति चुनाव और बुलेटिन के आखिर में देखेंगे भारत पर अमेरिकी टैरिफ को लेकर कैसे घिरी मोदी सरकार। लेकिन दिन भर की तमाम बड़ी खबरों से पहले एक नजर आज की सुर्खियों पर। महिलाओं के शोषण केस में प्रज्वल रेवन्ना दोषी करार, जज का फैसला सुनते ही कोर्ट में रो पड़ा पूर्व एनडीए सांसद। लोकसभा चुनाव के दौरान प्रज्वल के 2000 आपत्तिजनक वीडियो आए थे सामने। पुणे के दौंड में आपत्तिजनक पोस्ट के बाद तनाव, शिवाजी महाराज के अपमान के विरोध में प्रदर्शन, धार्मिक स्थल पर पथराव और आगजनी। दिल्ली में झुग्गियों पर अब नहीं चलेगा बुलडोजर, सीएम रेखा गुप्ता का बड़ा ऐलान, कहा झुग्गी वासियों को मकान देने के बाद ही उन्हें हटाया जाएगा। शेयर बाजार में भारी गिरावट, 585 अंकों की गिरावट के साथ 80,599 पर बंद हुआ सेंसेक्स, तो 203 अंकों की गिरावट के साथ 24,565 पर लुढ़का निफ्टी। ये तो थी सुर्खियां। अब बात आज की सबसे बड़ी खबर की। महाराष्ट्र और हरियाणा चुनाव के नतीजों को कांग्रेस अभी भी मानने के लिए तैयार नहीं है। पार्टी का दावा है कि चुनाव में धांधली हुई, हेराफेरी की गई, जिससे बीजेपी जीत गई और अब कांग्रेस के हाथ इन चुनावों में हुई धांधलियों के सबूत पड़ गए हैं, जिसके बाद राहुल गांधी ने चुनाव आयोग को सीधे निशाने पर ले लिया। तो क्या कुछ कहा है राहुल गांधी ने, देखिए इस रिपोर्ट में। केंद्र में मोदी सरकार बनने के बाद से ही चुनाव आयोग सवालों में है और अब तो उस पर ये आरोप लगने लगे हैं कि वो वोट चोरी कर बीजेपी की मदद करने में जुटा हुआ है। हरियाणा और महाराष्ट्र चुनाव नतीजों के बाद से ही कांग्रेस ने चुनाव आयोग के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। आरोप लगाया है कि ये चुनाव चोरी किया गया है। अब राहुल गांधी ने इसे लेकर बड़ा ऐलान कर दिया। वोट चोरी हो रही है और अब हमारे पास ओपन एंड शट प्रूफ है कि इलेक्शन कमीशन वोट चोरी में इन्वॉल्व है। और मैं लाइटली नहीं बोल रहा हूं, मैं 100% प्रूफ के साथ बोल रहा हूं, ठीक है। और आप सबको पता लग जाएगा, जैसे ही हमने ये रिलीज किया पूरे देश को पता लग जाएगा कि इलेक्शन कमीशन वोटर चोरी करा रहा है। किसके लिए करा रहा है? किसके लिए करा रहा है? बीजेपी के लिए करा रहा है। ओपन एंड शट है, नो क्वेश्चन। हमें मध्य प्रदेश में सस्पिशन था, लोकसभा में सस्पिशन था, महाराष्ट्र में वो थोड़ा आगे गया, स्टेट लेवल पे हमें लगा कि यहां पे चोरी हुई है। वोटर एडिशन हुआ था, 1 करोड़ वोटर्स ऐड हुए थे। फिर हम थोड़ा डिटेल में गए, हमने कहा देखो अब इलेक्शन कमीशन तो मदद नहीं कर रहा है, तो थोड़ी ग्रैन्युलैरिटी में जाना है, गहराई में जाना है। तो हमने अपना ही इन्वेस्टिगेशन करवाया, उसमें 6 महीने लगे और जो हमें मिला है वो एटम बॉम्ब है। मतलब एटम बॉम्ब है, फटेगा तो आप इलेक्शन कमीशन आपको दिखेगा नहीं हिंदुस्तान में। थैंक यू। अच्छा, एक और बात जो सबसे जरूरी बात है, और मैं ये बड़ी सीरियसली बोल रहा हूं, जो भी ये काम कर रहे हैं, ठीक है, इलेक्शन कमीशन में जो भी ये काम कर रहे हैं, राइट फ्रॉम द टॉप टू द बॉटम, आप एक बात याद रखिए, आपको हम छोड़ेंगे नहीं। कुछ भी हो जाए हम छोड़ेंगे नहीं आपको, क्योंकि आप हिंदुस्तान के खिलाफ काम कर रहे हो। ये ट्रीजन है और कम, इससे कम नहीं है। तो आप याद रखिए, आप कहीं भी हो, रिटायर्ड हो, कुछ भी हो, ठीक है, हम आपको ढूंढ के निकालेंगे। राहुल गांधी के ऐलान ने सिर्फ चुनाव आयोग ही नहीं बल्कि केंद्र की उन एजेंसियों को भी चेतावनी दे दी है जो विपक्ष की आवाज दबाने की कोशिश कर रही हैं। राहुल गांधी ने चुनाव आयोग समेत तमाम केंद्रीय एजेंसियों को चेतावनी दे दी है, तो संसद में भी विपक्ष हावी दिख रहा है। मॉनसून सत्र में सरकार बुरी तरह से फंसी हुई दिख रही है। विपक्ष मुद्दे उठा रहा है लेकिन सरकार चर्चा को तैयार नहीं है। इस बीच सदन में ऐसा नजारा दिखाई दिया जिससे विपक्षी सदस्य भड़क उठे। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने तो उपसभापति को चिट्ठी लिख दी, कहा कि भविष्य में ऐसा नहीं होना चाहिए। तो क्या है पूरा मामला, देखिए इस रिपोर्ट में। संसद के मॉनसून सत्र के दौरान विपक्ष ने गंभीर सवाल उठा दिया है। कांग्रेस ने आरोप लगाया कि राज्यसभा में सदस्यों को रोकने के लिए कमांडो बुलाए गए। ये लोकतंत्र के इतिहास का काला दिन है।
कांग्रेस अध्यक्ष और राज्यसभा में विपक्ष के नेता मल्लिकार्जुन खड़गे ने उपसभापति हरिवंश नारायण सिंह को पत्र लिखा है और कहा है कि ऐसा फिर से नहीं होना चाहिए। खड़गे ने कहा कि माननीय उपसभापति महोदय, मैं आपको राज्यसभा में सभी विपक्षी दलों की तरफ से ये पत्र लिख रहा हूँ। हम इस बात से हैरान और स्तब्ध हैं कि जिस तरह से सीआईएसएफ कर्मियों को सदन के वेल में दौड़ाया जा रहा है, जबकि सदस्य अपने लोकतांत्रिक अधिकार का प्रयोग कर रहे हैं। हमने ये कल भी देखा और आज भी देखा। क्या हमारी संसद का स्तर इस हद तक गिर गया है? ये अत्यंत आपत्तिजनक है और हम इसकी कड़ी निंदा करते हैं। हमें उम्मीद है कि भविष्य में सीआईएसएफ कर्मी सदन के वेल में तब नहीं आएंगे जब सदस्य जनहित के महत्वपूर्ण मुद्दे उठा रहे हों। तो वहीं कांग्रेस सांसद प्रमोद तिवारी ने भी बेहद गंभीर आरोप लगाए। तिवारी ने कहा कि आज कमांडो तैनात किए गए। कोई कह रहा है कि ये सीआईएसएफ है, कोई कुछ और कह रहा है। उन जवानों ने सदस्यों को स्टाफ से मिलने से रोका। हमारी महिला सदस्यों को पुरुष जवानों ने रोका। जिस तरह से सदन के बाहर से लोगों को बुलाया गया और सांसदों को जबरदस्ती वेल में जाने से रोका गया, ये आपत्तिजनक है। सब कुछ कैमरे में कैद है। तो वहीं संसदीय कार्य मंत्री किरण रिजिजू की इसे लेकर सफाई सामने आई है। उन्होंने कहा कि सभापति की बिना इजाजत के कोई भी सुरक्षाकर्मी सदन में प्रवेश नहीं करेगा। विपक्षी नेताओं ने मोदी सरकार पर विपक्ष को जनता के मुद्दे उठाने से रोकने के आरोप लगाए हैं। वैसे सरकार पर आरोप तो भ्रष्टाचार के भी लगे हैं और इस बार ये आरोप विपक्ष की तरफ से नहीं बल्कि बीजेपी के बड़े नेता की तरफ से ही लगाए गए हैं। बीजेपी के पूर्व सांसद ने दावा किया है कि नरेंद्र मोदी जिस दिन प्रधानमंत्री नहीं रहेंगे, उसी दिन से उनकी जेल में जाने की उल्टी गिनती शुरू हो जाएगी। तो किस नेता ने किया है ये दावा, देखिए इस रिपोर्ट में। पीएम मोदी को लेकर बीजेपी के पूर्व सांसद सुब्रमण्यम स्वामी ने बड़ा दावा किया है। उन्होंने कहा कि नरेंद्र मोदी की सरकार में जबरदस्त भ्रष्टाचार हुआ है। खुद पीएम मोदी भी भ्रष्टाचार के मामले में फंसे हुए हैं। जब तक वो प्रधानमंत्री हैं, तब तक वो सुरक्षित हैं, लेकिन जैसे ही उनकी सरकार जाएगी, वो प्रधानमंत्री पद से हटेंगे, उनके भ्रष्टाचार सामने आ जाएंगे। पीएम मोदी पर एक्शन होगा, उन्हें जेल जाना पड़ेगा। स्वामी ने दावा किया कि अमेरिका के पास पीएम मोदी की भ्रष्टाचार के सबूत हैं और यही कारण है कि पीएम मोदी अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप से डरते हैं। स्वामी ने ये तो नहीं बताया कि पीएम मोदी पर भ्रष्टाचार के क्या आरोप हैं और अमेरिका के पास पीएम के भ्रष्टाचार के कौन से सबूत हैं, लेकिन उन्होंने ये दावा जरूर किया कि नरेंद्र मोदी पर जल्द ही बड़ा संकट आने वाला है, क्योंकि इसके तार विदेश से भी जुड़े हुए हैं। वैसे विपक्ष की तरफ से ये दावा किया जाता है कि पीएम मोदी अपने मित्रों की मदद करने की कोशिश करते हैं। 3 साल पहले श्रीलंका के बिजली विभाग के मुखिया एमएमसी फर्डिनेंडो का एक बयान सामने आया था, जिसमें उन्होंने दावा किया था कि अडानी ग्रुप को श्रीलंका में एक पवन ऊर्जा प्रोजेक्ट पीएम मोदी के कहने पर राजपक्षे ने दिलाया था। 2022 में श्रीलंका में राजपक्षे की सरकार थी। वो बात अलग है कि बाद में फर्डिनेंडो अपने बयान से पलट गए थे। राफेल डील को लेकर भी पीएम मोदी पर सवाल उठे थे। ये डील सरकार के स्तर पर हुई थी। पीएम मोदी और उस समय फ्रांस के राष्ट्रपति रहे फ्रांसुआ ओलांद के समय राफेल डील पर साइन हुए थे। बाद में जब सवाल उठे कि राफेल ने HAL के साथ समझौता क्यों नहीं किया, सरकारी कंपनी HAL की जगह क्यों रिलायंस को तरजीह दी, और जब सवाल ओलांद से हुआ तो उन्होंने कहा था कि भारत सरकार के कहने पर सरकारी कंपनी की जगह राफेल को रिलायंस से डील करनी पड़ी थी। इस मामले में हमारी बिल्कुल नहीं चली थी। और अब बीजेपी के नेता ने दावा किया है कि कई मामले हैं जिसमें मोदी फंस सकते हैं। अपने ही नेता के बयान ने पीएम मोदी की मुश्किलें बढ़ा दी हैं, तो मुश्किलों से चुनाव आयोग भी घिर गया है। बिहार में वोटर लिस्ट के पुनरीक्षण को लेकर चुनाव आयोग को काफी विरोध का सामना करना पड़ रहा है। विपक्ष के तमाम आरोपों के बावजूद चुनाव आयोग की SIR प्रक्रिया जारी रही और अब पहली ड्राफ्ट वोटर लिस्ट भी सामने आ गई है, जिसमें बड़ी संख्या में मतदाताओं के नाम कटे हैं, जिससे विपक्ष के दावों को बल मिल रहा है। तो क्या है पूरी खबर, जानने के लिए देखिए ये रिपोर्ट। बिहार में वोटर लिस्ट की प्रक्रिया के बाद राज्य की ड्राफ्ट मतदाता सूची चुनाव आयोग ने जारी कर दी है और जैसे कि विपक्ष दावे कर रहा था, बिल्कुल वैसा ही हुआ। लिस्ट से लाखों की संख्या में नाम काटे गए हैं। चुनाव आयोग ने नई वोटर लिस्ट जारी कर दी है और इसे सभी 38 जिलों के डीएम के साथ राजनीतिक पार्टियों से साझा किया गया है। नई लिस्ट इलेक्शन कमीशन की वेबसाइट पर पब्लिश हो गई है। बिहार में कुछ 65 लाख वोटर्स के लिस्ट से नाम कटे हैं। मिली जानकारी के मुताबिक किशनगंज में 1,45,913 नाम लिस्ट में नहीं है। सहरसा में 1,31,000 वोटर्स के नाम कटे हैं। खगड़िया में 79,551 मतदाताओं के नाम कटे। सारण में 2,73,000 वोटर्स के नाम कटे। शेखपुरा में 26,256 वोटर्स के नाम कटे हैं। बक्सर में 87,645 वोटर्स के नाम कटे। सुपौल में 1,28,207 वोटर्स के नाम कटे। वहीं भागलपुर में कुल 2,44,612 मतदाताओं के नाम कटे हैं।
पश्चिम चंपारण में 1,91,376 वोटर्स के नाम काटे गए हैं। इसके साथ ही दरभंगा में जिला निर्वाचन पदाधिकारी कौशल कुमार ने बताया कि जिले में 30,03,167 मतदाता थे। इनमें से 2,03,315 लोगों के नाम वोटर लिस्ट से काटे गए हैं। हालांकि चुनाव आयोग की तरफ से कहा गया है कि मतदाता को वोटर लिस्ट में नाम जोड़ने, हटने या गलत जानकारी को लेकर शिकायत है तो उन्हें सुधार का एक मौका मिलेगा। इसे लेकर 2 अगस्त से 1 सितंबर 2025 तक विशेष कैंप लगाए जाएंगे, जहां मतदाता अपने दावे और आपत्तियां दर्ज करवा सकेंगे। इसके अलावा चुनाव आयोग ने ये सूची सभी राजनीतिक दलों को सौंप दी है, जिसके बाद अब विपक्ष हल्ला बोल कर रहा है। पहली ड्राफ्ट वोटर लिस्ट सामने आने के बाद चुनाव आयोग सवालों से घिर गया है, तो घिरी मोदी सरकार भी है। संसद का ये मॉनसून सत्र बिहार में मतदाता सूचियों के विशेष गहन पुनरीक्षण यानी एसआईआर के मुद्दे से लेकर ट्रंप के टैरिफ तक काफी हंगामेदार बना हुआ है। विपक्षी सांसदों ने आज भी संसद में जमकर विरोध प्रदर्शन किया। ऐसे में ये सियासी संग्राम और तेज होता दिखाई दे रहा है। तो क्या कुछ हुआ सदन में, जानने के लिए देखिए ये रिपोर्ट। संसद के मॉनसून सत्र का 10वां दिन भी काफी हंगामेदार रहा। संसद की कार्यवाही शुरू होते ही विपक्ष ने बिहार में मतदाता सूची पुनरीक्षण के मुद्दे पर चर्चा की मांग को लेकर नारेबाजी की। राज्यसभा के उपसभापति हरिवंश से विपक्षी सांसदों ने एसआईआर प्रक्रिया पर चर्चा की मांग की, जिसे उपसभापति ने सदन में खारिज कर दिया। उन्होंने कहा कि चुनाव आयोग एक संवैधानिक संस्था है और ये मामला सुप्रीम कोर्ट में विचाराधीन है। इसके बावजूद विपक्षी सांसदों ने नारेबाजी बंद नहीं की, जिसके बाद राज्यसभा की कार्यवाही पूरे दिन के लिए स्थगित कर दी गई। संसद में विपक्षी सांसदों ने बिहार में चल रहे एसआईआर की इस प्रक्रिया को लेकर जमकर विरोध प्रदर्शन किया। इस प्रदर्शन में तमाम विपक्षी दलों ने हिस्सा लिया। विपक्षी नेता और सांसद प्रियंका गांधी वाड्रा भी इस प्रदर्शन में दिखाई दी। विपक्षी दलों के सांसदों के हाथों में बैनर और पोस्टर दिखाई दिए, जिस पर लिखा था एसआईआर लोकतंत्र पर वार। प्रदर्शन के दौरान जमकर नारेबाजी की गई। एसआईआर वापस लो और वोट चोरी बंद करो के नारे लगाए गए। विपक्ष के विरोध के चलते संसद का कामकाज पूरी तरह से ठप रहा। ऐसे में संसद को 4 अगस्त तक के लिए स्थगित कर दिया गया। इस बीच लोकसभा में नेता विपक्ष राहुल गांधी, कांग्रेस सांसद प्रियंका गांधी समेत इंडिया गठबंधन के बाकी सांसदों ने स्पीकर ओम बिरला से मुलाकात की। विपक्षी सांसदों ने स्पीकर से संसद के दोनों सदनों में एसआईआर पर चर्चा कराने की मांग की, जिससे ये साफ हो गया कि विपक्ष का ये विरोध यहीं रुकने वाला नहीं है। एसआईआर के मुद्दे पर विपक्ष और सरकार के बीच आर पार का सीन बन गया है। ऐसे में सवाल उठ रहे हैं कि क्या संसद में इस मुद्दे पर अब चर्चा हो पाएगी? ये देखने वाली बात होगी। संसद में विपक्ष के तेवरों ने मोदी सरकार की नींद उड़ा दी है। उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ के अचानक इस्तीफे के बाद से लगातार सवाल खड़े हो रहे हैं कि आखिर अब नया उपराष्ट्रपति कौन होगा और उपराष्ट्रपति पद के लिए चुनाव कब होगा। आखिरकार चुनाव आयोग ने उपराष्ट्रपति के उपचुनाव की तारीखों का ऐलान कर दिया है। तो कब होंगे ये चुनाव और क्या है पूरा शेड्यूल, जानने के लिए देखिए ये रिपोर्ट। जगदीप धनखड़ के इस्तीफे के बाद से एक बड़ा सवाल उठ रहा था कि देश को अगला उपराष्ट्रपति कब मिलेगा। तो अब ये इंतजार खत्म हुआ। अगले उपराष्ट्रपति के लिए चुनाव की तैयारियां शुरू हो चुकी हैं। जगदीप धनखड़ के इस्तीफे के बाद देश को जल्द ही नया उपराष्ट्रपति मिलने जा रहा है। चुनाव आयोग ने 17वें उपराष्ट्रपति चुनाव की तारीखों का ऐलान कर दिया है। इलेक्शन कमीशन ने उपराष्ट्रपति के चुनाव का पूरा शेड्यूल जारी कर दिया है। इसके मुताबिक 7 अगस्त को नोटिफिकेशन जारी किया जाएगा। नामांकन की अंतिम तारीख 21 अगस्त 2025 तय की गई है। 22 अगस्त तक नामांकन पत्रों की जांच की जाएगी। उम्मीदवार 25 अगस्त तक अपना नाम वापस ले सकेंगे। 9 सितंबर को मतदान होगा। साथ ही 9 सितंबर को ही वोटों की गिनती भी की जाएगी और इसी दिन चुनाव परिणाम घोषित कर दिए जाएंगे। बता दें कि पूर्व उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने 21 जुलाई को अचानक ही अपने पद से इस्तीफा दे दिया था। धनखड़ ने इस्तीफा देने की वजह स्वास्थ्य कारण बताए थे, लेकिन विपक्ष ने कहा था कि उनके इस्तीफे के पीछे की वजह कुछ और ही है। उनके अचानक इस्तीफे से राजनीतिक गलियारों में हलचल तेज हो गई थी। विपक्ष ने आरोप लगाया था कि धनखड़ के केंद्र सरकार से रिश्ते ठीक नहीं चल रहे हैं और इसी वजह से धनखड़ ने खुद ही इस्तीफा दे दिया। कहा तो यहाँ तक जा रहा था कि सरकार के दबाव में आकर उन्होंने इस्तीफा दिया। शिवसेना यूबीटी सांसद संजय राउत ने भी धनखड़ के इस्तीफे पर संदेह जताया और पर्दे के पीछे की राजनीति का आरोप लगाया था। गृह मंत्रालय ने 22 जुलाई को इस पद को औपचारिक रूप से रिक्त घोषित किया था। अब उनके इस्तीफे के बाद ही ये चुनाव कराए जा रहे हैं। अब देखना होगा कि अगला उपराष्ट्रपति कौन बनता है। और बुलेटिन के आखिर में देखेंगे भारत पर अमेरिकी टैरिफ को लेकर कैसे घिरी मोदी सरकार। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के टैरिफ की 1 अगस्त को डेडलाइन थी, लेकिन इससे पहले ही अमेरिका के व्हाइट हाउस ने नई सूची जारी कर दी। अमेरिका ने भारत और पाकिस्तान पर जो टैरिफ लगाए हैं उसे लेकर मोदी सरकार विपक्ष के निशाने पर आ गई। अमेरिका का बढ़ता पाकिस्तान प्रेम मोदी सरकार के लिए बड़ी चुनौती बन गया है।
देखिए ये रिपोर्ट। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने टैरिफ की नई सूची जारी कर दी है, जिसके मुताबिक भारत को फिलहाल 7 दिन की राहत मिल गई है। लेकिन क्या ये वाकई में राहत की खबर है या इस दौरान भारत पर अमेरिका का दबाव बढ़ने वाला है? ये सवाल तो उठ ही रहे हैं। इस बीच भारत और पाकिस्तान पर लगे टैरिफ की दरों में अंतर को लेकर भी मोदी सरकार घिर गई है। नई सूची के मुताबिक अमेरिका भारत पर 25% टैरिफ लगाएगा, जबकि पाकिस्तान पर सिर्फ 19% टैरिफ। बीते दिन अमेरिका पाकिस्तान के बीच ऑयल डील भी हुई, जिसे राष्ट्रपति ट्रंप ने ऐतिहासिक बताया, जिसे देखते हुए अमेरिका भारत के रिश्तों में तनाव की आशंका तो जताई जा ही रही है। लेकिन फिलहाल मोदी सरकार इस पर चुप है, जिस पर विपक्ष भड़क गया। कांग्रेस ने सरकार की इस चुप्पी पर गंभीर सवाल खड़े कर दिए। कांग्रेस प्रवक्ता पवन खेड़ा ने ट्वीट करते हुए मोदी सरकार के अच्छे दिन पर तंज कसा है। उन्होंने लिखा, सरेंडर मोदी अमेरिका के कहने पर मित्र देश रूस से तेल खरीदना बंद कर रहा है, जबकि खुद अमेरिका भारत के दुश्मन देश पाकिस्तान के साथ तेल समझौता कर चुका है। भारत पर तो अब भी 25% टैरिफ और अघोषित पेनल्टी लगाई है, लेकिन पाकिस्तान पर केवल 19% टैरिफ लगाया है। रूस, जो हमारा पारंपरिक सहयोगी था, अब भारत से निराश होकर पाकिस्तान के साथ एक बड़ा रेल मार्ग बना रहा है। अब खुद अंदाजा लगाइए, मोदी के कारण अच्छे दिन कहाँ आए हैं, भारत में या पाकिस्तान में? बाकी समझदार के लिए तो इशारा ही काफी है और बेवकूफ के लिए नजारा भी काफी नहीं। ट्रंप के फैसलों ने मोदी सरकार की मुश्किलें बढ़ा दी हैं। सरकार की विदेश नीति सवालों के घेरे में आ गई है। ऐसे में अब देखना ये होगा कि इस मामले में मोदी सरकार क्या रुख अपनाती है। तो आज इस बुलेटिन में इतना ही। आप देखते रहिए डीबी लाइव। नमस्कार।